कई सारे बयान भी दिए हैं, अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि जब जब आपको कई सालों बाद ये लगे ना कि आपके साथ धोखा हुआ है ताहिर भाई, तो आप वाले साहब की बात भी नहीं मानेंगे। आप शायद हो सकता है कि आप कहें कि कितनी भी सब कुछ है, लेकिन आप वो जो एक लंबा गुस्सा होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ये दगा और झूठ बोला गया, वो आज उस स्थिति में हिंदू खड़ा है। अगर अगर मैं समझता हूं, मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसा ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप रियलिस्टिक हूं, तो मैं मानता हूं कि हालात उधर बढ़ रहे हैं, भले ऐसा ना हो। लिहाजा आरएसएस की कोशिशें हैं, दूसरे लोगों की भी कोशिशें हैं, सरकार भी जिस तरीके से सरकार पर दबाव है हिंदुओं का, मैं समझता हूं ये पहली हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मीन्स नेशनलिस्ट लोगों की सरकार है, जो जिसपे सबसे ज्यादा उसका अपने ही लोगों पर दबाव है। वो अपने लोगों के दबाव में है, क्योंकि हम इतने लंबे वक्त के बाद उन्हें लगता है कि अब हम इस मौके को जाने नहीं देंगे, और जो जो कुछ हुआ है उनका उनका जो है, जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक हम आपको बैठने नहीं देंगे। लिहाजा 2024 का चुनाव जो है वो देश के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार अगर कंटिन्यू कर जाती है, तब तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, इस देश के गद्दार, वो हिंदुओं की शक्ल में भी हो, वो लेफ्टिस्ट की शक्ल में हो, वो वामपंथ की शक्ल में हो, वो मुसलमान की शक्ल में हो, किसी पार्टी की शक्ल में हो, लोग उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 के बाद इस मुल्क की, जिसे कह सकते हैं कि रियल हिस्ट्री लिखी जानी है। अभी तो बदलाव और जिसे कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है। आप यहां ये हो गया, आज एक रोड का नाम बदल दिया, आज एक शहर का नाम बदल दिया, अभी तो सिर्फ इतना ही भर चल रहा है। लेकिन जब तक ये पूरे तौर से नहीं होगा, पूरी डस्ट सेटल नहीं करेगी, तब तक किसी एक बड़े बड़े नतीजे की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सरकार, इसको कोई प्रो हिंदू कहता है, कोई एंटी मुस्लिम कहता है, लेकिन इसने अपने 6 साल की कारकर्दगी में कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि इसने हिंदुओं को मजबूत कर दिया और मुसलमानों को कमजोर कर दिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो। लिहाजा मुसलमानों में अगर रीजन प्रिवेल हो जाता है, कोई सेनर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो एक दो नहीं, कुछ दाढ़ियां नहीं, कुछ मेरा कहने, वो लोग जो सोसाइटी में जिनका जोर हो, लिहाजा जो मॉडर्न लोग हैं उनका सोसाइटी में जोर नहीं है। ज्यादातर सोसाइटी में मुसलमानों में वो मुल्ला और मौलवी के उससे ही चलते हैं। लिहाजा वो अभी आप देख रहे हो, ये तबलीगी जमात ने जो खेल किया है उसमें भी वो मौलवी साहब का वही है। लेकिन दुख यह है कि टेलीविजन पे जो सो कॉल्ड मुसलमान आते हैं पैंट शर्ट पहने हुए, वो भी उन्हीं को डिफेंड करते हैं, वो भी उनके खिलाफ नहीं जाते। तो या तो एक डर है सोसाइटी से अलग थलग होने का, या एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। लिहाजा बड़ी बड़ी बातें जो है, चाहे जावेद अख्तर करें, चाहे उनकी अहलिया करें, या और दूसरे लोग करें, तो लोग पूछने लगते हैं आमिर खान को डर जो है सेलेक्टिव लगता है, जावेद अख्तर को भी डर सेलेक्टिव लगता है। तो उनकी तरफ से जो आज बहुत जिनको मॉडर्न कहा जाता था किसी वक्त में, वो भी एक्सपोज हो गए। उन्होंने भी अपने चेहरे से वो नकाब उतारा, तो पता चला कि ये भी जो है छुपे हुए जो है खतरनाक लोग हैं। इनकी दाढ़ी नहीं थी, ये अंग्रेजी बोलते थे, इनकी हरकतें वही थी। तो अब वो जावेद अख्तर रहे हो, आमिर खान रहे हो, और फलाने रहे हो, इवन सलमान खुर्शीद जैसे लोग रहे हो, जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनके वालिद यहाँ के गवर्नर रहे, कई वजारतें उनके, लेकिन उन्होंने भी अपनी किताबों में जो बातें लिखी उससे पता चल गया कि आप भले ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें, लेकिन आपका जहन वहीं पर अटका हुआ है। तो अभी ये सेग्रीगेशन नहीं हुआ हिंदुओं में, तो इस बात का सेग्रीगेशन शुरू से था, और कभी भी वो एलिमेंट जो है मेजर सोसाइटी पे हावी नहीं हो पाया, जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, जिसे आप बहुत रेडिकल एलिमेंट कहते हैं, वो रहे हैं हमेशा, कभी नहीं हो पाए, जबकि मेजॉरिटी थी। लेकिन आपने 99% मेजॉरिटी आपकी एक ही तरीके से सोचती है, एक ही अंदाज में सोचती है, तो कुछ दूर तक तो आप अपने आप को लिबरल दिखाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपका का मुखौटा उतर जाता है। तो आरएसएस की कोशिशें हों या तमाम और दूसरे लोगों की हों, ये कोशिशें जारी रहेंगी, और आरएसएस लगातार इस बात में यकीन रखता है कि वो कोशिश अपनी करते रहते हैं, और वो कभी एग्रेसिव नहीं होते। वो ये भी नहीं मानते, क्या कहते हैं, कि जो आज कोशिश है वो उनके जमाने आ जाएगी। वो एक सिलसिला है, पिछले 50-60 साल से चल रहा है, और आज भी चल रहा है। लिहाजा वो घर वापसी की बात जब करते हैं, तो घर वापसी में जाकर के किसी को रिश्वत नहीं देते, वो यही बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज थे। और अब तो ओपन कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों, तुम ये मानो कि तुम्हारे बाप दादा पुरखे गजनी था, गौरी था, औरंगजेब था, या बाबर था, या यही के लोग थे। अब फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए, उनके फैमिली ट्री निकाल लीजिए, तो आखिर में जाके पता चलेगा कि फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा वो जो थे राघोराम थे, कौल थे, वो तो कौल ब्राह्मण है। तो भाई आज आप इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं मानते कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आपका
कल्चर ये था। आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है, तो कोई भी हिंदू यह नहीं कह रहा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ के आप ये कहें कि सिर्फ मैं और मेरा, इसके अलावा कोई नहीं, तो फिर कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं ताहिर भाई, आप देखें पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के मुसलमानों ने जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनके पास कोई जबान इस तरीके का नहीं है कि वो अपनी बात को ये कह सके कि नहीं हम बड़ा लॉजिकल है। आप करते रहिए, कौन दुनिया में आप पे यकीन कर रहा है, सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो अब अगर आपने तय कर लिया कि नहीं हमें नहीं सुधरना, तो इससे फिर अल्लाह ही बचा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल आखिर में मैं जानना चाहूँगा पुष्पेंद्र भाई, आपने पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी काम किया, हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में बताइए कि क्या वो एक्सपीरियंस रहा और भारत के मीडिया के साथ काम करते हुए आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। अगरचे मैं आइंदा आने वाले कुछ शोज़ में आपसे बातचीत जारी रखूँगा, मगर आज इस हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है ना, उसको देख करके लगता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको इस अखबार में लिखा गया है, पाकिस्तान के इंग्लिश मीडिया को। अब वो पाकिस्तान में तो मैं इतने वक्त तक रहा कि मतलब आप कहें तो कोई गली ऐसी नहीं है जो मैं ना घूमा हूं, जगह जगह गया और हर किस्म के लोगों के बीच में बैठा, और क्योंकि मुझे जाने की इजाजत ओपन थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है उसके अंदर थोड़ा सा उसमें रैशनलिज्म है, और वो कुछ हद तक बातों को समझ भी रहा है, उन चीजों को बताता भी है। लेकिन बात यह है कि वो जो नवाए वक्त है, जिसे मैं नवाए दिक्कत कहता हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो जो आपका जो वर्नाकुलर मीडिया है वो तो एकदम मतलब हेट रेट पे चलता है पूरा का पूरा। और आपके यहां जो तनकीद या गुस्सा या हुकूमत के खिलाफ जिस तेजी से लिखते हैं आप लोग, और मैं इसलिए आपके यहां बहुत ईमानदारी से कहता हूं ये बात कि पाकिस्तान में तो मोरलेस डेमोक्रेसी रही नहीं, आपके यहां तो डिक्टेटर रहे। तो डिक्टेटर को तो कभी भी इस किस्म की आवाजें सुनने का शौक कभी भी नहीं रहा। लेकिन उस डिक्टेटरशिप के अंदर भी अगर 5% भी मैं कहता हूं लिखने की हिम्मत है, तो वो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो डेमोक्रेसी रही, तो हमारे यहां तो इतना मीडिया की बात कही जाती है, लेकिन आज भी हमारे यहां मीडिया के अंदर नरेटिव तो एक ही चलता है, खासतौर से हिंदी मीडिया और इंग्लिश मीडिया के अंदर भी यही है। हमारे यहाँ तो हिंदी मीडिया भी जो है अल्ट्रा सेकुलर हो जाता है, आज भी नहीं लिखता कि कहीं मुसलमान का, कहीं किसी ने मर्डर किया हो तो मुसलमान का नाम नहीं बताते, हिंदू के मर्डर करने वाले का नाम बता देते हैं मुसलमान। तो ये जो बीमारी है, मैं उसमें मानता हूं कि वहां फॉरेन पॉलिसी को लेके बड़ी स्ट्रांग उनकी वो है। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमारे यहाँ एक राय नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ते हैं लोग। और खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर के मैं समझता हूं कि वहां ना फिर वो हिंदू रहता है, ना इंग्लिश रहता है, ना हिंदी रहता है, वो सब एक ही हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये है कि इंग्लिश मीडिया जो है इस तरीके से लाइन नहीं ले पाता है सरकार की। बात अलग हो कि एडवर्टाइजमेंट का मामला हो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हो जाती है। अगर पाकिस्तान के मामला से लिखें तो इंग्लिश मीडिया का रोल अलग है। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मीडिया जो है पूरी तरीके से मनी ड्रिवन हो गया है। यानी हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अखबार जो दुनिया का उनका सबसे पुराना है, उस अखबार के अंदर तो वो कहते हैं अमन की आशा की बातें होती हैं, और चैनल पे बैठ करके वो ऐसा लड़ाते हैं लगता है बम फेंक देंगे यहीं से। तो कभी कभी लगता है कि ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भाई एक तरफ ये भी दुकान चलाओ कि हम भाई भाई हैं, उधर से कुछ गजल गाने वाले आएंगे, इधर से कुछ गजल सुनाने वाले चले जाएंगे, और यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ की एलीट के साथ बैठेंगे, वहां की एलीट के साथ बैठेंगे। तो ये भी एक हमारे यहाँ अखबारों में इंग्लिश में चलता रहता है। लेकिन उन्हीं अखबारों के जो टेलीविजन है उसके अंदर भी ये हाल देखा मैंने कि यहाँ ऐसा लगता है कि जंग छिड़ जाएगी। और अब तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दो चैनल खोल लिए हैं, एक चैनल पे मॉडर्न व्यूज आता है, एक पे हार्डलाइन। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि फिर मैं इसको सहाफत नहीं कहता, फिर मैं इसको कहता हूं कि प्योर ये बिजनेस है। उस बिजनेस में नेशनलिज्म बिक सकता है तो नेशनलिज्म बेचो, कम्युनलिज्म बिक सकता है तो कम्युनलिज्म बेचो, पाकिस्तान की हेटरेट बिक सकती है तो वो बेचो, दोस्ती बिक सकती है तो अब दोस्ती कम बिक रही है। तो आपकी सब आप देख सकते हैं कि उसका एक अपना चेहरा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ईमानदारी से कि पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया अभी भी भारत से सुपीरियर है, और मैं खासतौर से उनके एडिटोरियल पेज और उनके आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र भाई, आपके साथ आज से पहली नशिस्त हुई बातचीत की। मैं आशा करता हूं कि आप हमें वक्त देते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो बातचीत है वो बहुत ही इन डेप्थ होती है, और हम कैंडिड टॉक करना चाहते हैं, यानी जिसको मैं बिला तकल्लुफ़ कहता हूँ,
वो बातचीत इसलिए करना उसको चाहते हैं। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए उसमें। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, चूंकि अगर बातें शुगर कोटेड होंगी तो फिर उस बात का कोई फ़ायदा नहीं। नितारे की अब ज़रूरत है, नितारे का समय आ गया है। हमें अब चीज़ों को रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के कंपैरिजन पे देखना है, ना कि वो हॉलो एंड शैलो लेफ़्ट राइट में पढ़ना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने हमें वक्त दिया।